जिसको आसानी से समझ। तो मैं आपके साथ कुछ एजेंडा जो हमने बनाया था उसका मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक पीपीटी मैंने बनाई है और उसके बाद जब हम इसको डिस्कस कर लेंगे तो देन आप जो है अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। और क्वेश्चन आंसर्स ही बेसिकली जो है ना इम्पोर्टेंट है। जितना लॉ मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगा मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं शेयर कर देता हूँ। जी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हेलो? जी हाँ। जी आपकी स्क्रीन विजिबल है। विजिबल है? जी अच्छा, ओवरऑल जो है फर्स्ट स्क्रीन पे तो मैंने वही दिया है कि पाशा मास्टर क्लास है और कुछ अपना नाम लिख दिया है और सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हवाले से उसकी हेडिंग दे दी है। सेकंड इज द एजेंडा। नंबर वन जो हम जिस चीज पे डिस्कस करेंगे, हम बात करेंगे कि वो कंपनीज और इंडिविजुअल्स जिनको सिंध रेवेन्यू बोर्ड में रजिस्टर्ड होना है और जिनको सिंध सेल्स टैक्स चार्ज करना है अपनी सर्विसेज पे। नंबर टू हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इनपुट टैक्स जब आप एडजस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए जो एडमिसिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि आपने किन किन चीज़ों पे आप अलाउेबल है आपका इनपुट और किन चीज़ों पे नहीं है, तो हम उनके हवाले से डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज का हॉट टॉपिक है कि 3% जो इन्होंने रिड्यूस रेट का ऑप्शन दिया है सॉफ्टवेयर कंपनीज और कॉल सेंटर्स के लिए, तो उसको किस तरीके से फाइल करना है और उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। फोर्थ इज रिकॉर्ड मेंटेनेंस कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड मेंटेन करना है अगर कभी एसआरबी का ऑडिट आ जाता है आपके पास। और फिफ्थ है कि सिंध सेल्स टैक्स की जो विदहोल्डिंग रूल्स हैं जिसमें आपको डिडक्शंस करनी होती है जब आप प्रोक्योरमेंट कर रहे होते हैं गुड्स की या सर्विसेज की, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो पहला पॉइंट है इसमें मैंने बड़ा सिंपल सा मैंने कोशिश की है लिखने की, और मेरी कोशिश यही होगी कि आप लोगों को जो है मैं आसान जबान में समझा सकूं, लीगल टर्म्स में ना समझाऊं। अच्छा, सिंध सेल्स टैक्स बेसिकली 2011 के अंदर आया जब 18 अमेंडमेंट हुई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और सिंध गवर्नमेंट ने इसको बेसिकली सबसे पहले अडॉप्ट किया था 1 जुलाई 2000। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई, 1 जुलाई 2011 में इन्होंने जो है इसको इंट्रोड्यूस किया। और इनका जो बेसिक मकसद था, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुई जरदारी साहब के दौर में, तो उन्होंने ये कोशिश की थी कि सर्विसेज का जो पोर्शन है उस पर टैक्स कलेक्शन का जो इख्तियार है वो सूबों को मिल जाए, ताकि सूबे अपने अपने जगहों पे खर्च कर सकें अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए और एनएफसी अवार्ड्स की तरफ उनको ज्यादा ना देखना पड़े। तो बेसिकली एक इनडायरेक्ट टैक्स लगाया। इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट टैक्स जो कि आपका इनकम टैक्स है, एंड द अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आप एंड कंज्यूमर से या जिसको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं उससे बेसिकली आप जो है ना टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो जो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने जो टैक्स लगाया और सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट 2011 जब इंट्रोड्यूस किया, तो उनका मकसद ये था कि हर जो भी सर्विसेज जो अपने ये एक्ट के अंदर सेकंड शेड्यूल के अंदर जो डिफाइन करेंगे उस पे जो टैक्स की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी या रिसीव की जाएंगी या कंज्यूम की जाएंगी सिंध प्रोविंस के अंदर, उस पर टैक्स एसआरबी को मिलेगा। उससे पहले ये सारी चीजें एफबीआर का डोमेन होती थी। अच्छा, इसका क्राइटेरिया उस वक्त उन्होंने ये बनाया था जो कि आज भी क्राइटेरिया मौजूद है कि जो भी सर्विसेज टैक्सेबल होंगी उसका सेकंड शेड्यूल जो सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ होना जरूरी है। और वो प्रोवाइड करेगी यहाँ से कोई भी कंपनी या इंडिविजुअल जिसका ऑफिस सिंध में हो या प्लेस ऑफ बिजनेस सिंध में हो या सिंध से सर्विसेज दे रहे हैं। जब इन्होंने 1 जुलाई 2011 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया तो ये बड़ा लिमिटेड सा स्कोप था इनके पास
बेसिकली जो है बहुत कम सर्विसेज इन्होंने की थी। उसमें टेलीकम्युनिकेशन था, बैंकिंग था, इंश्योरेंस था। ये बेसिकली सारी चीजें उठा रहे थे अपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट से और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एक्ट, उस वक्त ये 2001 में एक लाए थे, तो वहां से कुछ चीजें अडॉप्ट करके लेके आ रहे थे। लेकिन अब आज की तारीख के अंदर ये तकरीबन सारी चीजों को कवर कर चुके हैं और सारी सर्विसेज पे तकरीबन टैक्स है। बस उन्होंने किया ये है कि कुछ सर्विसेज पे रिड्यूस रेट ये लेके आ गए और कुछ जगहों पे एग्जेम्पशंस ग्रांट कर दी हैं। अब एग्जेम्पशंस भी इन्होंने जो है वो एक्सपोर्ट्स के लिए ग्रांट किए हैं, कुछ जगहों पे डिफरेंट ग्रांट किए हैं, रिड्यूस रेट्स किए हैं। अब सॉफ्टवेयर आईटी के अंदर पहली दफा इन्होंने इस दफा किया है, कॉल सेंटर और सॉफ्टवेयर आईटी के अंदर। इसके बाद जो इन्होंने बेसिकली सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया था फॉर लोकल सेल्स पे, जो लोकल सर्विसेज आप देते हैं, तो वो 1 जुलाई 2013 के अंदर उन्होंने लगाया था और एक टैरिफ हेडिंग ऐड की थी 98156000, जो सेकंड शेड्यूल में इन्होंने ऐड की। और ये 1 जुलाई 2013 से एप्लीकेबल है। 13% आपको सिन सेल्स टैक्स चार्ज करना है अपनी सर्विसेज। तो ये हमारा बेसिकली पहला पोर्शन था जिसके अंदर किस किन लोगों को सिन सेल्स टैक्स चार्ज करना है और क्या क्राइटेरिया होगा चार्ज करने का। तो अगर इसके हवाले से कोई चीज़ नहीं है तो मैं फिर सेकंड स्टेज पे मूव कर सकता हूँ, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, क्योंकि असल चीज़ हमारे क्वेश्चन आंसर ही हैं इसके अंदर। ये तो जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ये तो कानून में लिखी हुई है और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने पढ़ी हुई है। अच्छा, सेकंड जो हम जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं आज, इनपुट टैक्स के हवाले से। बेसिकली इनपुट टैक्स क्या होता है, आप जब अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं 13% पे, तो आप कलेक्ट करते हैं टैक्स अपने कस्टमर से, उस पर चार्ज करते हैं। लेकिन आप बहुत सारी सर्विसेज ऐसी इस्तेमाल कर रहे हैं या गुड्स आप ले रहे हैं जो आपने उस सर्विस को देने के लिए आपने उसकी मद में जो आपने टैक्स दिया है, सिन सेल्स टैक्स या फेडरल आपने एफबीआर का टैक्स दिया है, तो वो आप अपनी 13% की लाइबिलिटी से एडजस्ट कर सकते हैं। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब 13% लोग चार्ज कर रहे थे तो इसकी एडजस्टमेंट होती थी। लेकिन अगर बहुत सारे लोग अब 3% वाले क्राइटेरिया पे आ जाएंगे तो फिर ये एडजस्टमेंट्स उनके लिए खत्म हो जाएंगी। तो उस वक्त होता यह था कि आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका जो आपने अगर कोई कंप्यूटर्स वगैरह लिए हैं और सर्वर्स लिए हैं, अगर उस पर सेल्स टैक्स है, इंटरनेट पे सेल्स टैक्स आप दे रहे हैं, तो वो आप अपनी लाइब्रेरी से एडजस्ट कर देते थे और डिफरेंस को आप बेसिकली जो है ना वो पे करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक सर्विस दी है 100 रुपए की और उस पर 13% सेल्स टैक्स अगर चार्ज हुआ, तो ये 13 रुपए आपका सिंध सेल्स टैक्स की आपकी लाइबिलिटी है जो आपने सिंध गवर्नमेंट को जमा करवानी है एसआरबी के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी आपका बिल आ रहा है या आपका इंटरनेट आ रहा है और उस पर आपका 12 रुपए का आपने इनपुट वहां जो आपने उनको पेमेंट की हुई है किसी टैक्स की और सिंध सेल्स टैक्स है या वो एफबीआर का सेल्स टैक्स है, तो आप उसको बेसिकली एडजस्ट कर सकते थे। तो 13 - 12 अगर आप इनपुट को एडजस्ट करेंगे तो 1 रुपए फिर आपको पे करना होता था और वो एडजस्टमेंट हो जाती थी आपकी 12 रुपए की। लेकिन अब ये थोड़ा सा जो लोकल इंडस्ट्री के लोग हैं वो अब अगर 3% पे आ जाएंगे तो फिर ये सारी चीजें एंड हो जाएंगी एडजस्टमेंट की, जो जो इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेगा 3% वाला। अब इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया डिफाइन किए थे सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपने सेक्शन 15A के अंदर, कि आप किन किन चीजों पे इनपुट टैक्स क्लेम कर सकते हैं और किन किन चीजों पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। तो इन्होंने एक नेगेटिव लिस्ट क्रिएट की थी कि ये चीजें जो डिफाइन हम इन्होंने कर दी हैं, इस पे आप इनपुट टैक्स को क्लेम बेसिकली नहीं कर सकते। अब जो पहला बेसिक जो इसके अंदर इशू था, वो बेसिक इशू जो वो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज का इनपुट क्लेम करना है अपने पास, तो आपको सबसे पहले जो फर्स्ट कंडीशन है वो जो आपको मीट करनी पड़ेगी वो ये है कि वो टैक्सेबल जो आपने परचेज की है जिस पे आप इनपुट क्लेम कर रहे हैं, क्या वो टैक्सेबल
सर्विस को बनाने में या देने में इस्तेमाल हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी पे आप जो है इनपुट टैक्स आपके पास आ रहा है, आप हम सब जो है के इलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं यहाँ पे तकरीबन लोग, तो उस पे आपका जो 17% सेल्स टैक्स आ रहा होता है। तो हम ऑफिस चला रहे होते हैं सॉफ्टवेयर हाउस, बेसिकली सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए अगर हम बिजली को कंज्यूम कर रहे हैं अपने ऑफिस के लिए, तो वो फिर क्लेमेबल है। लेकिन बहुत सारे लोग कुछ ऐसे भी कर रहे होते हैं कि अपने जो है डायरेक्टर्स के घरों का बिल आप लगा दें या दूसरी चीजें कर दें, उस पर कोई क्लेमेबल नहीं है, क्योंकि वो आप सर्विस को देने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे उस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे जो आपने टैक्स दिए। फिर जो दूसरा इसके अंदर ए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, नंबर बी जो है, बी के अंदर वो बेसिकली ये कहते हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज गुड्स का सेल्स टैक्स आप क्लेम नहीं कर सकते जिस पे उन्होंने, आपके सप्लायर ने फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स उसके अगेंस्ट नहीं दिया हो। अब ये थोड़ा सा एक अजीब सा इन्होंने एक कंडीशन डाली थी, क्योंकि ये एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल है कि आप कैसे ये एसरटेन करेंगे कि आपने जिससे गुड्स लिए हैं क्या उसने फेडरल गवर्नमेंट को टैक्स दिया है या नहीं दिया है। तो ये चीज हमेशा चैलेंज होती रही है अपना कोर्ट्स के अंदर, अपील्स के अंदर और ट्रिब्यूनल्स के अंदर। और उसमें ये तय ये पाया गया है कि जो है ना, ये हम सर्विस रेसिपिएंट का काम नहीं है कि वो ये चेक करे कि आपने उसने सप्लायर ने कोई चीज को डिपॉजिट किया है टैक्स को या नहीं किया है। तो इसके अंदर ये एक पॉइंट था जो मैं बताना चाह रहा था। फिर थर्ड पॉइंट भी तकरीबन सिमिलर है, उन्होंने फिर एक और कंडीशन डाल दी कि आप ये सर्विस रेसिपिएंट ये भी देखे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर उसने, आपके सप्लायर ने या आपके सर्विस प्रोवाइडर ने टैक्स जमा करवाया है या नहीं करवाया है, या इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में करवाया है या नहीं करवाया। ये भी चैलेंज होता रहा है काफी अरसे से, और इसमें फिर कोर्ट्स का व्यू यही था कि ये सर्विस प्रोवाइडर का काम नहीं है या सर्विस रेसिपिएंट का काम नहीं है कि वो ये चीज को चेक करता रहे। उसके पास अगर वैलिड इनवॉइस है मौजूद और पेमेंट का प्रूफ है कि उसने पेमेंट दी है थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट, जो आप ऑनलाइन ट्रांसफर भी हो सकता है, थ्रू क्रॉस चेक भी हो सकता है, अगर आपने ये दिए तो वो आप इस पे इनपुट क्लेम कर सकते हैं। फिर डी के अंदर फर्दर टैक्स एक 2013 के अंदर ये लेके आए थे पहली दफा एफबीआर, कि जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, जितने भी जो सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर जिन जो रजिस्टर्ड नहीं हुए हुए और जिनको होना चाहिए था, अगर आप उनको कोई सर्विसेज देते हैं तो फर्दर टैक्स आप बेसिकली जो है ना चार्ज करेंगे। तो इन्होंने ये कंडीशन डाल दी है कि जो फर्दर टैक्स, अब क्योंकि 5% है एक्स्ट्रा टैक्स, एक इन्होंने कुछ रिजीम क्रिएट किया था कुछ चीज़ों पे, जिसमें कॉन्फेक्शनरी भी पहले थी, केक्स थे, बैटरीज थी, कि जिस पे उन्होंने कहा था कि इस पे हम 5% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, ताकि जो है वो कुछ एक रिजीम इन्होंने क्रिएट कर दिया था। और फिर उस रिजीम में आगे सप्लाई लाइन एग्जेम्प्ट क्रिएट कर दी थी उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो वो ये इनका एक नेगेटिव लिस्ट में एक पॉइंट इन्होंने डाला था कि फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स या वैल्यू एडिशन जो 3% की, अगर इम्पोर्ट स्टेज पे कोई कमर्शियल इम्पोर्टर करता है इम्पोर्ट, तो 3% एक वैल्यू एडिशन टैक्स लगता है। तो वो उन्होंने कहा कि ये आप एडजस्टमेंट अलाउ हम नहीं करेंगे इसकी, इस किस्म के टैक्स की। सिर्फ जो एडजस्टमेंट अलाउ होगी वो या तो सिंध सेल्स टैक्स होगी, पंजाब सेल्स टैक्स होगी, एफबीआर का सेल्स टैक्स होगा, और आपका केपीके एंड बलूचिस्तान का सेल्स टैक्स होगा। इसके अलावा हम कोई और फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स या वैल्यू एडिशन टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं देंगी। वो भी कंडीशन सिर्फ ये है कि वो गुड्स या सर्विसेज आप अपनी सर्विसेज को रेंडर या प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल करें। फिर ई के अंदर ये एक चीज लेके आए थे कि कोई फेक, फॉल्स, फॉर्ज, फ्लाइंग या फ्रॉडुलेंट इनवॉइसेस जो इशू कर, और या फिर वो इनवॉइसेस जो किसी ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड टैक्स पेयर की तरफ से आई हैं, तो उस पे वो इनपुट अलाउ नहीं करते। अब तक हमारी इंडस्ट्री में तो खैर फेक, फॉल्स, फॉर्ज्ड और ये फ्लाइंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत पहले ये एक कॉन्सेप्ट था हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर या डिफरेंट जगहों पे, कि वो फेक इनवॉइसेस बन जाती थी और उस पे जो है इनपुट क्लेम कर लिया जाता था। उस वक्त वो मैनुअल एंट्री का जमाना था कि आप
आप जो है ना अपने एनएक्सएस के अंदर उसको डाल रहे होते थे। अब तो खैर स्ट्राइव का सिस्टम आ गया है, जब आपका परचेजर कोई चीज डालता है तो वो आपके आपके पास आपके पोर्टल पे शो हो जाती है वो इनवॉइस। और फिर ब्लैक लिस्टेड का भी एक कॉन्सेप्ट था, एफबीआर जो लोग बेसिकली इन चीजों में इन्वॉल्व होते थे उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया करता था या सस्पेंड कर दिया करता था। और इसी तरीके से ये एसआरबी भी किया करता है। तो उस पे अब होता ये है कि आप जैसे ही कोई ब्लैक लिस्टेड या सस्पेंडेड को आप जब अपने रिटर्न में उसको डिक्लेयर करना शुरू करते हैं तो वो वैसे ही जो है ना इसका इनपुट डिसअलाउ कर देता है। तो अब ये इन्होंने तकरीबन जो है ना ऑटोमेशन से इस चीज को काबू पा लिया है। फिर उसके बाद इन्होंने एक कंडीशन लगाई थी कि कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट जो आप यूज नहीं कर रहे अपने सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए, उस पे उन्होंने कहा था कि हम इनपुट नहीं देंगे। लेकिन ये भी एक बहुत ही कोई डिबेटेबल टॉपिक है और इसके अंदर भी जो है ना कोर्ट्स का बड़ा डिफरेंट व्यू है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरेटर लेता हूँ अपने पास, एक फिक्स एसेट की मेरी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि यहाँ बिजली के मसाइल हैं, या यूपीएस लेता हूँ और उसकी वजह से मुझे सर्विस देनी है, तो आप कैसे उसको कह सकते हो कि एक्सक्लूसिवली यूज में कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। तो कोर्ट्स इस किस्म के कैपिटल गुड्स या फिक्स एसेट्स को अलाउ कर देती हैं या अपील्स या ट्रिब्यूनल्स के अंदर ये मसला हल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने नेगेटिव लिस्ट में डाला हुआ है। अगर आप किसी एसआरबी के अफसर को ये चीज समझाएंगे तो वो शायद उसको, उसकी कैपेसिटी नहीं होगी कि वो इस चीज को समझ सके। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक जी के अंदर कुछ चीजें इन्होंने बनाई कि एक अलाउेबल एक लिस्ट इन्होंने बनाई कि हम जो है ना ये फॉलोइंग गुड्स या सर्विसेज जो उस एक्सक्लूडिंग जो डायरेक्टली यूज या कंज्यूम हो आपकी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस कि आप सर्विस देने के लिए इस्तेमाल हो और उसका रेट 13% से कम ना हो, तो वो जो है ना आपके लिए डायरेक्टली जो यूज हो रही है कंज्यूम हो रही है वो तो अलाउेबल है। लेकिन ये जो लिस्ट दी है इसको ये कहते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे। जैसे कि व्हीकल्स की ये बात करते हैं कि व्हीकल के पार्ट्स, उसकी बैटरी, उसके टायर्स, ट्यूब्स, उस पे ये कहते हैं कि हम आपको इनपुट नहीं देंगे। इसी तरीके से कैलेंडर, डायरीज, गिफ्ट, सवेनियर्स, गिव अवेज। फिर जो हम लेबर को या हमारे स्टाफ को अगर हमको यूनिफॉर्म या आप फुटवेयर या कोई और चीज दे रहे हैं, या आप जैसे हम लोग ऑन बोर्ड करते हैं तो वो एक किट देते हैं, ऑन बोर्डिंग किट। तो उस पे भी ये लोग जो है कहते हैं कि हम अलाउ नहीं करेंगे एज पर लॉ। लेकिन इस पे भी बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है कोर्ट्स का। फिर फूड बेवरेजेस पे भी ये मना करते हैं कि आप अगर कोई आपकी सेल्स मीटिंग है या आपका कोई और चीज डेवलप हो रही है, आप खा आपने कैंटीन रखी हुई है या कोई चीज आप, या आपके डायरेक्टर शेयर होल्डर्स या आपके मेहमान कोई आ रहे हैं, उस पे आप कोई खाना या कुछ लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने डंकिन डोनट्स या डोमिनोज से कोई चीज ले ली और आप उस पे सेल्स टैक्स वो आप जो है एडजस्ट नहीं कर सकते जो उस पे सेल्स टैक्स लगा हुआ होता है। फिर उसके अलावा एक ये बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस या टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पे वो उन यूटिलिटी बिल्स पे जो किसी एम्प्लॉय की रेजिडेंस पे हो लगा हुआ या रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर हो। अब ये रेजिडेंशियल कॉलोनीज का कॉन्सेप्ट हमारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में तो नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल के अंदर और दूसरे इंडस्ट्रीज के अंदर होता है कि वो कॉलोनीज बना देते हैं, लेबर कॉलोनी या डिफरेंट चीज जहाँ लोग रहते हैं। तो उसका ये कहते हैं कि हम आपको नहीं देंगे इनपुट। फिर उसके अलावा वो बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं कि बिल्डिंग मटेरियल पे सीमेंट, सरिया, पेंट वगैरह पे हम नहीं देंगे। अच्छा, इस पे भी कोर्ट्स ने काफी एक व्यू लिया हुआ है और वो कोर्ट्स अलाउ कर देती हैं इसको, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई बिल्डिंग मटेरियल इसलिए लिया जा रहा है, अगर हम रेनोवेशन कर रहे हैं या दूसरी चीज कर रहे हैं तो हमें तो सर्विस रेंडिंग के लिए वो जरूरी है कि हमारा ऑफिस जो है वो अप टू डेट हो। तो उस पे जो है कोर्ट्स का काफी एक व्यू रहता है। फिर ऑफिस इक्विपमेंट एंड मशीन्स पे ये थोड़ा सा तंग करते हैं, लेकिन अब इन्होंने देना शुरू कर दिया है कंप्यूटर्स वगैरह पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को तो खास तौर पे देना शुरू कर दिए। फिर इलेक्ट्रिकल एंड गैस अप्लायंसेस, पाइप एंड फिटिंग्स पे ये मना करते हैं। वायर केबल्स पे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब्स, क्रॉकरी, कटलरी, यूटेंसिल्स, ये डिफरेंट चीजें हैं जिस पे ये लोग मना कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे लिए जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ये देखना है किसी भी चीज का इनपुट क्लेम करने के लिए कि क्या वो आपकी जो भी इनपुट हम क्लेम कर रहे हैं क्या वो सर्विस रेंडर करने के लिए जरूरी है,
या नहीं है। अगर वो सर्विस रेंडर करने के लिए वो चीज़ ज़रूरी है तो इनपुट उसका हमें मिलना है, चाहे वो एसआरबी का अफसर उसको डिनाई करे, वो आपको मिल जाएगा। फिर एक एच के अंदर ये कंडीशन लेके आए कि यूटिलिटी बिल्स अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऑफिस रेंट्स पे होते हैं और रेंट और जो लैंडलॉर्ड्स के नाम पे बिल होते हैं, तो एक एफबीआर के अंदर ये बड़ा मसला था। जब आप किसी भी बिल को क्लेम करते थे, वो कहते थे कि आपका इस पे जीएसटी नंबर और नाम आपका आना चाहिए, लेकिन एसआरबी ने ये थोड़ा सा एक मसला हल किया था शुरू से ही। इन्होंने ये कहा कि यूटिलिटी बिल्स अगर आपके नाम पे ना भी हो तो आपके एविडेंस ऑफ कंजम्पशन होना चाहिए। तो उससे जो है, अगर आप उसी ऑफिस का बिल है जिस जगह आप बैठे हुए, तो आप उसका इनपुट क्लेम कर सकते हैं, चाहे उस पर आपका एसटीआरएन या एसएनटीएन या एनटीएन मौजूद हो या ना हो। फिर एक इन्होंने एक चीज की कंडीशन लगाई हुई है, और ये तकरीबन हर हमारे जो है लॉ के अंदर है, सेल्स टैक्स हो या जितने भी प्रोविंशियल लॉज हो, कि आप कोई भी इनवॉइस जो है वो 6 मंथ से ज्यादा उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आज हम जुलाई में बैठे हुए हैं और हमें जुलाई में हमने एक हमें सर्विस मिली है जिसपे इनपुट टैक्स मौजूद है, तो उसको हम मैक्सिमम जो क्लेम कर सकेंगे वो नेक्स्ट 6 मंथ्स कर सकेंगे, मतलब जुलाई एंड देन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, टिल जनवरी वी कैन क्लेम। उसके बाद वो टाइम बार्ड हो जाती है, और देन फिर उसका एक डिफरेंट प्रोसेस है कंडोनेशन का, जिसके लिए आपको पहले कमिश्नर के पास जाना पड़ता है, और देन आप जो है फिर बोर्ड के पास जाते हैं। तो 6 महीने तक आप किसी भी इनपुट को क्लेम बेसिकली कर सकते हैं। फिर इन्होंने एक कंडीशन ये लगाई हुई है कि आप जो है 13% या टेलीकम्युनिकेशन के केस में 17% से कम की अगर कोई इनवॉइस होगी या रिड्यूस रेट किसी भी लॉ ने किया हुआ होगा, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, तो आप उस पर इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी 3% का हमारा जो सॉफ्टवेयर और आईटी का या कॉल सेंटर का जो टैक्स का बेसिकली जो रिजीम आ रहा है, तो उसके अंदर होगा ये कि 3% की जब आप इनवॉइस अपने कस्टमर को करेंगे, तो 3% की वो इनवॉइस अपने पास एडजस्ट नहीं कर सकेगा, वो बेसिकली उसकी कॉस्ट का पार्ट बनेगा। पहले ये होता था कि वो जो बड़ी कंपनीज होती थी उनके पास, क्योंकि उनकी जो है ना सेल्स होती थी डिफरेंट, तो वो अगर 13% भी आप इनवॉइस चार्ज करते थे, तो वो करते ये थे कि अपने पास उसका इनपुट को कंज्यूम कर लिया करते थे। लेकिन ये कंपनी टू कंपनी बेसिकली वेरी करता है। कुछ कस्टमर्स के लिए 13% एडजस्टमेंट वाइबल होती है, कुछ लोगों के लिए 3% जो है ना वो वाइबल होगा। ये इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आप किस बिजनेस मॉडल के अंदर बेसिकली काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर हमारा जो इनपुट टैक्स एडमिसिबिलिटी, तो अब हमारा कवर हो गया है इसके अंदर। और अगर कोई किसी को कोई चीज ना समझ आई हो तो वो क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर पूछ सकता है। अच्छा, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारे पास वो ये है कि जो इस फाइनेंस एक्ट के अंदर इन्होंने एक जो नोटिफिकेशन इशू किया, और उन्होंने कहा कि पाशा की एफर्ट्स के बाद इन्होंने कहा कि 3% हम रिड्यूस रेट दे रहे हैं सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज को, लोकल जो काम करते हैं, और जो कॉल सेंटर्स हैं जो लोकल काम करते हैं। बेसिकली इससे पहले ये सूरत हाल थी कि 13% सॉफ्टवेयर आईटी पे मौजूद था, और कॉल सेंटर्स पे आपका 3% का एक रेट था, जो एक्सपोर्ट वाले बेसिकली काम कर रहे होते थे, और कॉल सेंटर्स जो लोकल थे वो 13% पे थे। तो अब इन्होंने उसको जो है ना रिड्यूस कर दिया रेट को, और 3% पे वो ले आए सॉफ्टवेयर आईटी की लोकल आपकी जो जो भी आप सर्विसेज देते हैं। और इसके अलावा जो आप एक्सपोर्ट्स देते हैं, एक्सपोर्ट्स वो पहले भी उन्होंने एग्जेम्प्ट किया हुआ था। लेकिन उसके लिए सिर्फ कंडीशन ये है कि आपके पास प्रॉपर पीआरसी हो और वो बैंक में थ्रू बैंकिंग चैनल आ रही हो। इसी तरीके से कॉल सेंटर्स के अंदर भी यही है कि उसकी एक्सपोर्ट जो है वो एग्जेम्प्ट है, और लोकल बेसिकली जो है ना वो 3% पे आ गई है। अब इसमें आपने करना ये है, अगर किसी को इस ऑप्शन को ऑप्ट करना है, तो उसके लिए जो डेडलाइन अभी इन्होंने दी है वो है 31 जुलाई 2022। उसमें आपको ये फाइल करना है अपना ऑप्शन, और उसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स देती हैं। अगर आप अपनी जो भी आपका आपका पोर्टल है, आप अपनी यूजर आईडी पासवर्ड से जाएंगे एसआरबी के पोर्टल में,
जिसका एड्रेस है www.e.srb.gos.pk। और जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, ऊपर एक आपको टैब नजर आएगा जिसके अंदर एक ऑप्शन फॉर्म्स का आ रहा होगा। जैसे ही आप फॉर्म्स पे जाएंगे एक अलग से आप विजेट खुलती है, उसमें बेसिकली जो है ना सारे फॉर्म्स नजर आ रहे हैं। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो फॉर्म एस पे जाके क्लिक करेगी। अच्छा, इसके अंदर जो इन्होंने एक चीज की हुई है वो ये किया है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल में सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज मौजूद है और आप 98156,000 के अंदर रजिस्टर्ड हैं, तो जब आपके लिए वो ऑप्शन खुलेगा, अदरवाइज वो फिर आपका क्लिकेबल नहीं होगा बटन। तो जितने भी लोग जो 3% पे जाना चाह रहे हैं वो अपने पास सिर्फ एक चीज को ये चेक करने कि उनके पास ये ऑप्शन क्या खुल रहा है या नहीं खुल रहा, और अगर नहीं खुल रहा तो वो ये चेक कर लें कि क्या उनकी जो प्रिंसिपल कैटेगरी है वो क्या सेलेक्ट हुई है। क्योंकि जब एसआरबी शुरू में आया था तो इन्होंने जो है अजीब किस्म की रजिस्ट्रेशंस की थी, और किसी को बिजनेस सपोर्ट में डाल दिया था, किसी को जो है ना आईटी में डाल दिया था, किसी को कहीं और डाल दिया था। नेचर ऑफ बिजनेस को सही से समझा नहीं था। तो उससे अब प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपकी कैटेगरी ठीक नहीं हुई भी सेलेक्ट, तो देन आप इसको फाइल नहीं कर सकेंगे, और अभी टाइम भी लिमिटेड है उसके लिए, यही वीक है। तो आप सारे जो है जिनको ऑप्ट करना है 3% का, वो ये चेक कर लें कि क्या 3% के लिए इनका फॉर्म आपका जो है वो क्लिकेबल है या नहीं। इसके अलावा कॉल सेंटर्स के लिए भी इन्होंने यही किया है, सेम प्रोसीजर है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्म एल उन्होंने क्रिएट किया है। 31 जुलाई तक आप इसको भी फॉर्म एल के अंदर आप जो है जाके बस आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइल करना है इसको, इसमें कोई अप्रूवल का कॉन्सेप्ट नहीं है, आपने जाना है इसको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसको, आप पे 3% का रेट एप्लीकेबल हो जाएगा फॉर द इंटायर फाइनेंशियल ईयर, जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अच्छा, जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है, कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि क्या ये हो सकता है कि हम 3% जो है, हम कुछ लोगों को हम 3% ऑफ करें, कुछ कस्टमर्स को 3% की इनवॉइस करें, कुछ कस्टमर्स को 13% की इनवॉइस करें। तो उस पे सिलसिला ये है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है इसके अंदर कि आप कस्टमर टू कस्टमर जो है ना इसको चेंज कर सकेंगे रेट को। अगर आपने 3% का ऑप्शन ऑप्ट कर लिया तो फिर आपको हर कस्टमर पे 3% ही चार्ज करना है। तो आप सारे जितने भी जिन्होंने 3% पे जाना है वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें, अपने कस्टमर से चीज़ों को समझ लें कि वो क्या, उनके कस्टमर बेस क्या है। क्योंकि ये 3% जो है वो फिर आपके लिए पूरे साल के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। और 31 जुलाई तक आपको इसको सबमिट करना है। होपफुली मुझे भी जो एज पर माई नॉलेज शायद ये इसको डेट को शायद 10-15 दिन एक्सटेंड कर दें, लेकिन अभी ये कोई कंफर्मेशन नहीं है इसके अंदर। और इसके अलावा ये है कि अब बहुत सारी ये एक सवाल भी हो सकता है कि बहुत सारी सॉफ्टवेयर आईटी कंपनी जो आज खुल रही हैं तो उसके लिए क्या होगा, या 31 जुलाई के बाद खुलेंगी तो क्या होगा। उसके लिए सिलसिला ये है कि अगर कोई आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी खुलती है और देन उन्होंने जो है बिजनेस को स्टार्ट करना है, तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन होने के बाद 14 दिन प्रायर अपनी सर्विसेज देने से पहले इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और वो भी फिर रिड्यूस रेट में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक कंपनी अगर नवंबर में स्टेब्लिश होती है तो अपनी सर्विसेज देने से 14 डेज पहले ये इस फॉर्म को फाइल कर दें तो वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे, और वो फाइनेंशियल 30 जून 2023 तक ये फिर आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो सॉफ्टवेयर एंड आईटी कंपनीज एंड कॉल सेंटर दोनों के लिए ये क्राइटेरिया जो है वो बिल्कुल जो है ना, अब आपको जो है ना दोनों के लिए क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है, दोनों के फॉर्म्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है और फिर आप लोगों ने फैसला करना है कि हमने क्या करना है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा अभी हॉट टॉपिक है जिसको लोग जो है जिस पे सवाल आते हैं, और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि क्या हम पार्टी टू पार्टी इसको मैनेज कर सकेंगे। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। आपको ऑप्शन या तो 3% का चूज करना है, और अगर आप चूज नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 13% पे होंगे। तो इसके बाद जो हमारा एक जो टॉपिक है, क्योंकि रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है सिंस सर्विसेज एक्ट के
परव्यू के अंदर, और क्या क्या रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है बेसिकली, क्योंकि ऑडिट्स जब आपके खुलते हैं तो उसके अंदर जो है आपको डिफरेंट ये चीज़ें मांग रहे होते हैं। और थोड़ा सा एक एसआरबी के लोगों का मसला ये है कि थोड़ा सा आईक्यू मेरे हिसाब से इनका थोड़ा सा कम भी होता है, तो तंग थोड़ा ज्यादा करते हैं। तो इसके लिए आप जो है ना अपनी चीजें थोड़ी सी, रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा होगा मेंटेन, तो ये आप इनको चीजें दे सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोकल बिजनेस के अंदर हैं तो आपके पास टैक्सेबल इनवॉइसेस जो आप सेल्स की हैं और परचेज की हैं दोनों आप अपने पास रिकॉर्ड रखें उसका। इलेक्ट्रॉनिक हो या आपका फिजिकल हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। एग्जाम्ड इनवॉइसेस का भी इसी तरीके से होना चाहिए कि अगर आपने कोई एग्जाम्ड सर्विसेज परचेज की हैं या एग्जाम्ड आपने सेल्स की हैं तो उसके लिए भी आपके पास रिकॉर्ड आपने रखना है। फिर डेबिट क्रेडिट नोट्स का एक कॉन्सेप्ट होता है, जो सब आपकी जो है ना सर्विसेज रिटर्न होती हैं, या जो है ना आप किसी को सर्विसेज रिटर्न करते हैं, तो वो डेबिट क्रेडिट नोट्स जो आप मेंटेन करते हैं उसको भी आपने अपने पास रखना है। और खास तौर पे उन इनवॉइसेस को, डेटा को जरूर रखना है जिसपे आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया है, क्योंकि ये एक तो ये इसको मांग रहे होते हैं मुसलसल, ताकि उसको देखते हैं, उसकी एडमिसिबिलिटी को वेरीफाई करते हैं कि क्या ये क्लेमेबल था या नहीं था। और उसके अलावा जो है उसको देख रहे होते हैं और उसको इनको जो है ना ये इसके जो है ना रिजेक्ट करने की इनकी कोशिश होती है। तो आपकी जहाँ पे इनपुट टैक्स क्लेम किए उसको आप जरूर रखें। और इसके अलावा इम्पोर्टेंट ये है कि आप एक और चीज़ भी इन्होंने की हुई है कि आप पहले इनके पास ये ऑप्शन था कि 20% से अगर आपकी इनपुट ज़्यादा हो जाता है, जो आउटपुट अगर फॉर एग्जांपल आउटपुट इज 100 रुपीज़ है और आपकी एडजस्टमेंट 21 रुपीज़ की हो जाती है या 20 से एक्सीड हो जाती है, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी स्कैन करके ये चीज़ लगाया करते थे इनपुट की इनवॉइसेस को। तो कभी कभी ये भी नोटिस आ जाता है, अगर आप नहीं करते तो वो फिर एक पेनल्टी का नोटिस आपको इशू कर देते हैं। फिर इसके अलावा रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड, आपने रिकॉर्ड कितना रखना है। रिकॉर्ड बेसिकली आपने यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी चीज़ है जो बाकी जगहों पे नहीं है, यहाँ पे कोई 10 साल के लिए आपको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जो है बाकी जितनी जगहें हैं वहां पे आपको 10 साल के लिए नहीं रखना पड़ता है। एफबीआर में आपको कोई 6 साल के लिए सेल्स टैक्स में रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कुछ इन्होंने 10 साल की कंडीशन की हुई है, और शोकॉज या ये ऑडिट भी कोई 8 साल तक खोल सकते हैं। और इसमें जो है ना फाइनेंशियल ईयर की कैद नहीं, ये बेसिकली सेल्स टैक्स के अंदर या इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर टैक्स पीरियड्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी रिटर्न जाएगा जुलाई 2022 का, जो कि 15 अगस्त या 18 अगस्त तक आपने उसको फाइल करना है, तो फिर आपका ये 2032 अगस्त तक जो है ना ये आपका उस पीरियड का ऑडिट कर सकेंगे। तो इसीलिए आपको जो है रिकॉर्ड इसका 10 साल के लिए मेंटेन करना है। तो ये तो हमारी बात थी रिकॉर्ड मेंटेनेंस की। अब इसमें जो सबसे आखिरी जो टॉपिक है, जिस उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे, एक जो कॉन्सेप्ट है वो है सिंध सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रूल्स 2014। ये एक लॉ लेके आए थे, 2011 में भी एक लॉ लाए थे, और फिर इन्होंने उसको खत्म करके 2014 में एक नए रूल्स लेके आए, जिसमें आपको बेसिकली गवर्नमेंट करती ये है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के आपको विदहोल्डिंग एजेंट बना देती है कि आप डिफरेंट सर्विसेज पे जो लोग आपको टैक्स चार्ज करके दे रहे हैं तो उसका टैक्स आप कलेक्ट करें और इनके पास जमा करवाएं। तो इन्होंने कुछ विदहोल्डिंग एजेंट्स को नोटिफाई किया था कि कौन कौन विदहोल्डिंग एजेंट होगा। इसमें तकरीबन ये सभी लोगों को कवर कर चुके हैं। इसके अंदर ऑफिसेज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो फेडरल, प्रोविंशियल या लोकल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज हैं, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फंड किया जाता है फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बैंकिंग कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटीज, ये भी सब शामिल हो जाती है। फिर इसके अलावा ये जो 6 कंडीशन ये लेके आए हैं जिसमें एफबीआर रजिस्टर्ड, वो लोग जो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हैं सिंध सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, या एसआरबी रजिस्टर्ड लोग हैं। इसके अंदर इन्होंने तकरीबन हर किसी को कवर कर दिया है। अब अगर कोई इस्लामाबाद के अंदर बिजनेस करता है और
वो सिन से किसी की सर्विस लेता है और एफबीआर में वो सेल्स टैक्स के अंदर कवर अपने पास रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, उसने किया हुआ है, तो फिर उसको करना ये होगा कि एसआरबी में भी विद होल्डिंग एजेंट बनना पड़ेगा और वो एसआरबी के अंदर भी जो है ना विद होल्डिंग करके जमा करवा रहा होगा। ये एक थोड़ा सा वेग सा कानून है, लेकिन इन्होंने उसको डाला हुआ है। और फिर एसआरबी रजिस्टर्ड पर्सन, जितने लोग एसआरबी में रजिस्टर्ड हो गए वो सब विद होल्डिंग एजेंट है। हेलो यार, वो मैं तुम्हारे मैसेजेस सुन लिए सारे, मैंने कॉल पे बता दूं। ये एक काम करोगे उसको अब्दुल को ना बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। अच्छा, अब इसमें जो एक सूरत हाल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है बेसिकली विद होल्डिंग एजेंट की। पहले मैंने आपको ये बताया पिछली स्लाइड में कि कौन कौन विद होल्डिंग एजेंट है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, फॉर एग्जांपल मैं एक सर्विस लेता हूँ किसी से जो कि एसआरबी में रजिस्टर्ड है और उसने मुझे एक 13% टैक्स चार्ज करके दिया है, तो मुझे उस 13% के अंदर 20% जो है उसका डिडक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज का अगर उस पर टैक्स चार्ज हुआ हुआ है तो मैं 20 रुपीज उसको डिडक्ट करूंगा, 80 रुपीज उसको पे करूंगा उसके टैक्स के, और 20 रुपीज जो है ना मैं उसकी सबमिशन करूंगा अपने सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर। एज अ विद होल्डिंग एजेंट मैंने इसको लिया है, इसकी मैंने डिडक्शन की है और अपने रिटर्न के साथ इसको जो मैं एसआरबी का मंथली फाइल करता हूँ उसके साथ मैं जमा करवाऊंगा इसको। फिर एक और चीज ये है कि अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं और आप किसी से सर्विसेज लेते हैं जो कि अनरजिस्टर्ड है एसआरबी के अंदर, लेकिन उसकी सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल है एसआरबी के परव्यू में और सेकंड शेड्यूल का पार्ट है, तो अगर आप किसी से ऐसी कोई सर्विस लेते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स क्या है उस सर्विस का, और देन जितना भी टैक्स उस पे होगा सर्विस पे वो आपको डिडक्ट करना होगा और देन फिर अपने रिटर्न के साथ जमा करवाना होगा। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है या एक इंडिविजुअल है जो एक सर्विस दे रहा है आपको सॉफ्टवेयर की, लेकिन वो एसआरबी में रजिस्टर्ड नहीं है। अब आपको ये मालूम है कि इसका जो रेट ऑफ टैक्स है वो 13% है स्टैंडर्ड, तो अगर उसने 100 रुपए की आपको इनवॉइस दी है तो आप ये अज्यूम करेंगे कि 100 रुपए इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है और देन उस पर तो 13% आप डिडक्ट करेंगे। 13% आप एसआरबी में जमा करवाएंगे, 87 उसको आप पे ऑफ कर देंगे। तो उस पे अगर ये कॉन्सेप्ट है अनरजिस्टर्ड का कि टैक्स अगर उसने नहीं दिखाया हुआ तो आप अज्यूम करें कि जितनी भी ग्रॉस वैल्यू है आपकी उस पर आप टैक्स को डिडक्ट करें और देन सिंध गवर्नमेंट को जमा करवा दें एसआरबी के अंदर। फिर कुछ उन्होंने कुछ सर्विसेज को ऐसे डिफाइन किया है इन्होंने कि जहाँ पे चाहे वो बंदा रजिस्टर्ड हो आपका सर्विस प्रोवाइडर या रजिस्टर्ड ना हो, उस पर उन्होंने कहा है कि आप 100% जो है विद होल्डिंग करें उसके टैक्स की और हमें दे दें, जिसमें एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज है। अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज जो है ये बड़ा एक इसके अंदर बड़े मसले हैं, ये जो है ना कोर्ट्स के अंदर चैलेंज हुआ हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने इस पे एक डिसीजन दिया हुआ है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल सर्विसेज जो है वो बेसिकली सर्विस नहीं है और ये सिंध एसआरबी का डोमेन नहीं है, इस पे जो है ना ये एसआरबी हार चुका है केस अपना। लेकिन अभी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, तो अगर हमसे कोई सवाल करता है कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज पे हम क्या करें, टैक्स डिडक्ट करें या ना करें, हम उनको कहते हैं कि आप टैक्स डिडक्ट करके अपने पास होल्ड करके उसको रख लें, अभी जमा ना करवाएं। अब सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आ जाएगी तो उसमें होगा ये कि या तो आप उसको जमा करवा देंगे या फिर आप अपने जो है ना लैंडलॉर्ड को रिफंड कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप आज नहीं काटेंगे उसको और कल आप लैंडलॉर्ड से इसको मांगेंगे कि ये तो मुझे आपकी उस पे इनवॉइस पे जमा करवाना था, तो देन फिर वो बड़ा एक मुश्किल हो जाएगा सिलसिला लेना। फिर सर्विसेज ऑक्शनर्स है, इंटरसिटी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, कैरेज ऑफ गुड्स जो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, अगर आप इनसे कोई सर्विसेज लेते हैं तो आपको उसमें 100% डिडक्शन करनी है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो। अच्छा, कुछ सर्विसेज पे इन्होंने सिंस सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग इन्होंने कहा है कि इन सर्विसेज पे हमें जो है ना आप डिडक्ट नहीं करेंगे, जिसमें नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन सर्विस है। टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आपकी पीटीसीएल, नेशनल टेलीकम्युनिकेशन और आपका इंटरनेट की जितनी सर्विसेज हैं ये सारे उस टेलीकम्युनिकेशन की टैरिफ का पार्ट है 9812 का, तो आपने वहां पे कोई डिडक्शन उन सर्विसेज पे नहीं करनी। इसी तरीके से बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, आप मुदारबा स्कीम्स में आप अगर आपको कोई इनवॉइसेज आ रही हैं या बैंक से कोई आ रही है आपको चेक बुक पे, उस पे इन सारी चीज़ों पे 13% एसएसटी मौजूद है,
तो उस पर आपकी कोई डिडक्शन आपने नहीं करनी है, ये रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होंगे। इसके अलावा पोर्ट, एयरपोर्ट टर्मिनल ऑपरेटर या एयरपोर्ट ग्राउंड सर्विसेज अगर आप लेते हैं तो आपको उस पर भी कोई डिडक्शन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक विदहोल्डिंग का टॉपिक है, क्योंकि काफी कंपनी जो है इसको नहीं कर रही होती। इस पे अक्सर औकात फिर नोटिस आ जाते हैं, आपने अपने लोगों से नहीं किया हुआ होता डिडक्ट, और फिर वो नोटिस इसको भुगतना होता है। लेकिन इसके अंदर होता ये एक सिलसिला ये भी है कि कुछ इन्होंने लेजिस्लेशन के अंदर भी कुछ थोड़ी सी गड़बड़ की हुई थी, और इन्होंने एक सेक्शन के अंदर इसको बनाया नहीं, पार्ट 47 के अंदर, 47(1)(b) के अंदर। तो उससे हुआ ये सिलसिला के बहुत सारी चीजें इनकी चैलेंज हो गई, और वो नोटिस इनके काफी खत्म भी हुए हैं, जो ट्रिब्यूनल्स ने इनके जो है ना टैक्स पेयर के हक में दिए। लेकिन मेरी सजेशन ये होगी कि आप विदहोल्डिंग को सही से, जो भी आपके अकाउंट्स में और डिफरेंट लोग हैं वो उसको देखें, और जहाँ डिडक्शन होती है वहां करें, क्योंकि इन्होंने एक अलग से यूनिट विदहोल्डिंग का बनाया हुआ है। और देन फिर उसके बाद ये उस पर आपको नोटिस इशू करते हैं, और देन फिर कंप्लाइंस करनी है आपको पड़ती है। तो ये सारी चीजें थी जिसमें मैंने ये एजेंडा तकरीबन कंप्लीट हो गया, और मेरी कोशिश ये थी कि आप लोगों को किताबी बातों से ज्यादा मैं समझा सकूं कोई चीज। तो फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशंस पे जाएंगे। अब ये रिदा, ओवर टू यू, कि आपने इसको किस तरीके से आगे बढ़ाना है। थैंक यू सो मच ऐसा सर। जी चैट पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आप पहले वो आंसर कर दें जी फिर क्वेश्चन जी, मैं देख सेशन। लेता हूँ। ये मीन वाइल मैं फीडबैक फॉर्म भी शेयर जी कर दूंगी, ठीक है। जी जी जी। एक ये बिलाल यूसुफ साहब ने एक क्वेश्चन किया है कि अगर हमारा ऑफिस रेंट पे हो तो क्या हम इनपुट टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं क्लेम। और आप उसको बस इम्पोर्टेंट इसमें यही है कि ऑफिस का ही बिल होना चाहिए, घर का बिल नहीं होना चाहिए। बाकी आप बिल्कुल इसको क्लेम कर सकते हैं, चाहे आप पे उसका एनटीएन हो या ना हो। सिर्फ उस पे आपके ऑफिस प्रेमिसेस का एड्रेस आना चाहिए, तो आप बिल्कुल उसको जो है ना क्लेम कर सकते हैं। और बिल्कुल हम भी बहुत जमाने से कर रहे हैं, और आपको करना चाहिए अपना, ये आपका वैलिड इनपुट टैक्स है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये लो। फिर ये निशान आसिफ साहब ने एक सवाल किया है कि आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की और वो नहीं हो रहा। अच्छा, मैंने काफी लोगों से पता किया, और मेरे जो अभी आपके जो एसआरबी में जो यूनिट जो उसको हेड कर रहे हैं, जो आईटी के शुएब राजकोटी, मेरी उससे भी बात हुई थी, तो वो सबमिशन हो रही है। हो सकता है अभी कोई प्रॉब्लम आया हो, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन इसके लिए इम्पोर्टेंट जो है ना आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक है, क्योंकि पहले काफी माजी में हुआ ये है कि इनके काफी फ्रॉड्स हुए थे, लोगों ने बैक डेट्स के अंदर फॉर्म जमा करवाए थे। तो ऑनलाइन की कोशिश कीजिए, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा तो आप एक एप्लीकेशन कवरिंग लेटर के साथ बना दीजिए, और उसमें आप लिखें कि जो है ना स्क्रीनशॉट लगा के कि हम इसको सबमिट कर रहे थे लेकिन ये सबमिट नहीं हो रहा, तो हम एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हम इसको जो है ना ये आपका फिजिकल जमा करवा दें हार्ड कॉपी के अंदर। तो उससे ये होगा कि आपको कल कोई आपका राइट डिनाई नहीं कर सकेगा इसके अंदर कि आपने इलेक्ट्रॉनिक सबमिट नहीं किया, क्योंकि इनके कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं। तो आप अगर किसी को ऐसी सूरत हाल है जिसका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट नहीं हो रहा, तो वो करे ये कि एक कवरिंग लेटर के साथ स्क्रीनशॉट के साथ ये सबमिट करवा दे। तो अगर कभी कोई चीज चैलेंज भी होती है या आगे कोई नोटिस भी आता है तो आपके पास एक प्रूफ मौजूद होगा। अच्छा, ये हसान कुरेजो साहब ने एक सवाल किया है कि अगर हमारा एग्रीमेंट हो प्रायर टू दिस अवेलेबल ऑप्शन, मतलब एग्रीमेंट से जो इसमें जो मुझे बात समझ आ रही है हसान साहब, कि आप ये कह रहे हैं कि अगर आपका किसी से 13% का पहले कॉन्ट्रैक्ट हो और फिर अब ये नया ऑप्शन आ गया है, और अब आप क्या करेंगे, टैक्स रूल को फॉलो करेंगे या एग्रीमेंट को फॉलो करेंगे? देखिए, इसमें आपको जो है ना टैक्स रूल या एग्रीमेंट की बात नहीं है इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने ये देखना है कि आपके लिए बेनिफिशियल क्या है। अगर आपके लिए बेनिफिशियल है 3% का और आपका कस्टमर मान रहा है, तो आप टैक्स रूल को फॉलो कर दें। टैक्स रूल के अंदर भी वो बेसिकली आपको ऑप्शन दे रहे हैं
वो आपको ये नहीं कह रहा कि आपने जो है ना जबरदस्ती 3% पे जाना है, वो ये कह रहा है कि जिनको 3% पे जाना है वो 3% पे चले जाए, जिनको 13% पे रहना है वो फॉर्म ना फाइल करें। तो आपने ये बेसिकली जो है ना अपने कस्टमर से बात करनी है कि हम 3% पे चले जाएं। तो 3% पे ऑब्वियसली अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि अगर आपका इनपुट नहीं है या कोई चीज नहीं है तो आपको फिर वो जो है लगा के जो है ना उसमें कोई ऐसी चीज आपको मिलेगी नहीं। तो आपके कस्टमर से बात करें, लेकिन ऑप्शन आपके पास जो रूल है, टैक्स का रूल, वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप दोनों में से कोई भी एक चीज आप जो है ना वो कर सकते हैं, ऑप्ट कर सकते हैं। जो भी लोग अपना फॉर्म फाइल करेंगे वो 3% पे आ जाएंगे, और जो नहीं करेंगे वो 13% पे रहेंगे। अच्छा, ये सैयद फारूक अजीज साहब हैं, इन्होंने कहा है कि अगर हम सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करेंगे तो वो हम क्या करेंगे। मैंने उस पर आपको उस पर अर्ज ये है मेरी कि आप सॉफ्टवेयर कंपनी अगर स्टार्ट करने का आपका इरादा है और आप कंपनी बना देते हैं तो आप रजिस्टर्ड हो जाएं एसआरबी के अंदर, और सर्विसेज देने से 14 दिन पहले, 14 डेज प्रायर आप जो है ना ये ऑप्शन फाइल कर दें तो आप 3% पे आ जाएंगे। अगर आप वो 14 डेज पहले नहीं फाइल करेंगे उस बीच में, तो देन फिर आप 3% के रिजीम से निकल जाएंगे और फिर 13% पे आ जाएंगे। तो अगर नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, दोनों उसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये साद जावेद साहब हैं कि अगर हम 3% पे ना ऑप्ट करें और आपका वेंडर 3% पे करें तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं, आप जो भी रिड्यूस रेट होगी, चाहे वो आपका वेंडर हो या आप हो, दोनों कोई भी एडजस्ट उसको नहीं कर सकेगा। एडजस्टमेंट जो है रिड्यूस रेट के अंदर इन्होंने रिजीम में अलाउ ही नहीं की थी, जो कि उनको करनी चाहिए थी। मतलब रिकमेंडेशन भी ये थी, लेकिन जो इनका क्राइटेरिया है वो यही कहते हैं कि हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, तो आप दोनों नहीं कर सकेंगे। अच्छा, ये एच एस कोड के हवाले से बात की है, एनिमेटेड वीडियोस के हवाले से। अच्छा, इसके अंदर जो है ना एनिमेटेड वीडियोस या अब असल में एसआरबी ने ना थोड़ा सा अजीब किस्म का क्लासिफाई किया हुआ है। उन्होंने जो टैरिफ हेडिंग दी है वो दी है 98156,000, जिसके अंदर वो कहते हैं सॉफ्टवेयर आईटी, आईटी सॉफ्टवेयर के जितना लोग काम करते हैं, चाहे वो एनिमेशन के अंदर हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, गेम्स हैं, तो उसको ये आईटी सर्विसेज के अंदर ही कवर करते हैं। और उस पर स्टैंडर्ड रेट ऑफ टैक्स जो है ना वो 13% ही है। अच्छा, विद होल्डिंग इनकम टैक्स, बेसिकली मैं इनकम टैक्स का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर आईटी के अंदर आप आएंगे तो 3% जो है वो आपकी डिडक्शन होगी। एसआरबी का जो टैक्स है वो 13% स्टैंडर्ड है। अगर आप ऑप्शन ऑप्ट कर लेते हैं तो वो आपका 3% पे आ जाएगा, और विद होल्डिंग इनकम टैक्स आपका 3% पे, जो सॉफ्टवेयर आईटी के लिए। अच्छा, इसके बाद असद यूनुस साहब हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम फूड चेन से कोई सर्विसेज लें रेस्टोरेंट से, और वो वॉक इन कस्टमर में आपको दिखा देते हैं और वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है या पेटी कैश से आपने पे किया है, तो क्या इसके अंदर आपको विद होल्डिंग करनी होगी या नहीं करनी होगी। एक मिनट में जरा लॉ को एक दफा फिर सही से एक नजर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो इन्होंने रेस्टोरेंट के हवाले से कोई वो नहीं दी, आपने कोई एक्सक्लूजन नहीं दी हुई है। लेकिन अगर ये इस किस्म की सूरत हाल है तो फिर आपको विद होल्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, और आप विद होल्डिंग इस पे कर भी नहीं सकते, क्योंकि वॉक इन कस्टमर पे आप कैसे जाके उस पर विद होल्डिंग करेंगे। अच्छा, एक जो सवाल है कि
आप जो है इनपुट रिलेटेड टू एफबीआर सर्विसेज और वाइस वर्सा आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप एफबीआर की सर्विसेज का जो है क्लेम कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं पे कोई वो नहीं है। इवन एफबीआर के गुड्स पे भी आप क्लेम कर सकते हैं। अच्छा, ये वेब एचआर की तरफ से आईटी कंपनी आपने ऑप्ट कर लिया 3% का, क्या आप इनपुट टैक्स अपने इनवॉइसेस पे जून 2022 से पहले वाला क्लेम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेबल है रिजीम वो 3% वाला जो रिजीम है वो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल है। तो उससे पहले की जो आपका जून का रिटर्न अभी आपका जा रहा होगा या आप जा चुका होगा, तो उसके अंदर आप वो क्लेम सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आप फिर ये क्लेम नहीं कर सकेंगे उसके अंदर। अच्छा, किसी और के कोई क्वेश्चन है तो वो चैट पे लिख दे। ये तकरीबन कंप्लीट हो गए, और अगर कोई चीज मिस हो गई है तो काइंडली आप बता दें, मैं जवाब दे दूंगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है, इफ यू अलाउ मी। जी जी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग क्लाइंट को इनवाइसेस करते हैं उसमें से वो एज पर लॉ जो है 20% विदहोल्ड करके हमें सेल्स टैक्स देते हैं। जी। अच्छा, उसकी जब हम रिटर्न सबमिट करते हैं, मंथली स्टेटमेंट जो जमा कराते हैं, तो उस वक्त तक हमें वो 20% का कोई प्रूफ बाज़ दफ़ा प्रोवाइड नहीं किया जाता, जी। मगर हम उसको एडजस्ट करके 80% जमा करते हैं। ये एक्सरसाइज सही है इस तरह की? क्योंकि वो हमें देता तो है मगर काफी दिनों बाद देता है, कुछ जी जी, महीने ये बाद देता है, तकरीबन कुछ आप अपना नाम बताएंगे? मोहम्मद सादिक फ्रॉम आईएसआर सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्राइवेट जी, लिमिटेड। मोहम्मद सादिक साहब, इसमें बिल्कुल यही प्रैक्टिस है। और आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि होता यह है कि वो काट के जो है ना वो अकाउंटेंट उनका रख लेता है उसको, और वो सर्टिफिकेट अगर हमें 3 महीने तक नहीं देगा तो हम उसकी एडजस्टमेंट कैसे लेंगे? तो तकरीबन सारी कंपनीज और हम भी सब यही कर रहे होते हैं कि आप जो है ना, जब वो आपको पता चल जाए कि आपकी डिडक्शन हो गई है तो आप उसको एडजस्ट कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, अदरवाइज तो फिर हमारा कैश फ्लो हिल जाएगा इसके चक्कर में सारा। सही। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ये कि अभी हमने जो फॉर्म एस जमा कराया उसके अंडर में हम ये रिड्यूस टैक्स के रिजीम में आ गए हैं। जी। तो अब हम उस क्लाइंट रिड्यूस रेट का जो लॉ है वो ये कि 100% जो है वो रिटेन करके वो जमा करते हैं, राइट? नहीं, ये तो कहाँ पे है? ये कहीं भी नहीं है ऐसा। नॉर्मली हम लोग जो है, जैसे टैक्स कंसल्टेंट है उसका रिड्यूस रेट होता है, वो हम जब उसकी इनवाइस आती है तो 100% हम जमा कराते हैं, नहीं 20% सर, नहीं काटते। उन्होंने क्या किया हुआ है, उन्होंने ये किया हुआ है कि कुछ सर्विसेज को, जो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी डाली थी, ओके। उन्होंने कुछ सर्विसेज को कहा है कि इस पे आप चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उसमें रिड्यूस ओके, रेट का कोई सवाल नहीं है, वो आपने करना है। जैसे एडवर्टीजमेंट है, अब ये राइट राइट। एडवर्टीजमेंट वाला कानून इसलिए लेके आए थे कि पहले जब एक जमाने में जियो ही सिर्फ होता था प्राइवेट चैनल, सही तो ये लोग जमा सही। नहीं करवाते थे अपना टैक्स, तो इन्होंने, गवर्नमेंट ओके ने जिम्मेदारी हमें दे दी थी। ओके ओके ओके, तो अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। ठीक है। ठीक है, ठीक थैंक हो यू। गया। अच्छा सर, रेंट के हवाले से भी एक सवाल था मेरा जी जी। कि रेंट में जो है वो पहले चार्ज होता था, फिर कोर्ट में जो है ना, आपने भी एक्सप्लेन किया कि उसको चैलेंज किया है, अभी जो है वो उसकी वो हैंगिंग पोजीशन में डिस्प्यूटेड है। जी और जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं वो चार्ज नहीं करते हमको, सेल्स टैक्स इनवाइस नहीं देते वो हमें, तो जी नॉर्मल इनवाइसेस पे हम उसका रेंट पे कर रहे हैं। मगर हमारी एक्सरसाइज ये है कि हम अपने, चूंकि वो सेल्स टैक्स हमने देना होता है जी। और इनवाइस पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो हम अपनी तरफ से जो है उसको जमा करा रहे हैं अभी। तो आपकी क्या सजेशन है, उसको हम होल्ड देखो, करके मेरी रखें? इस पे मेरी सजेशन आपको ये होगी कि आप उसको जमा ना करवाएं, ठीक आप है, उसकी अपने अकाउंट्स में लाइबिलिटी बुक कर लें। ठीक कि हो ये गया। अगर कभी सुप्रीम कोर्ट ने उसका फैसला दिया तो जो है ना, अगर अगर दे दिया सिंध रेवेन्यू बोर्ड के हक में तो आप जमा करवा दीजिएगा, नहीं दिया तो आप अपने पास रख लीजिएगा उसको, अपना जो है ना राइट ऑफ कर लीजिएगा लाइबिलिटी को। क्योंकि इसमें मसला ये है, अगर आपने आज जमा करवा दिया, सही। कल रिफंड लेने में आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी। इनके आज तक 2011 से अब तक रिफंड रूल्स नहीं बन सके, तो आप ठीक रिफंड नहीं है, ले सकेंगे उसको। सही, ठीक हो जी गया, ठीक हो गया जी। सर। थैंक यू सर, थैंक इट्स यू जी। ओवर फ्रॉम माय साइड। तो माजरत के साथ अच्छा इसमें पूछा, तो इसका मतलब है हम सिर्फ ऑनलाइन इनके पास जाके जो टैक्स है वहाँ पे हम सिर्फ सबमिट कर दें, जी। फिजिकली बैंक में डिपॉजिट ना करें? नहीं, इज इट किस करेक्ट? चीज के हवाले से पूछ रहे हैं आप? ये जो भी सिलसिला पूछ रहे थे ना रेंट का, अगर बिल्डिंग रेंट के ऊपर हम जो टैक्स काट के जी खुद से जी हम जी, पे मैं ऑफ ये करते हैं। जी जी जी, उसमें कहना मेरा ये है कि आपने फॉर एग्जांपल टैक्स है वो आप बैंक में रिटर्न में ना जमा करें,
और एसआरबी के उसमें जमा ना करें, ट्रेजरी के अंदर अपने अकाउंट्स में उसकी लाइबिलिटी बुक करके रख लें कि ये हो सकता है हमें जमा करवाना पड़े। नहीं, ऑनलाइन जो इनका वो है आईरिस वाला सॉफ्टवेयर जो है अपना है ना, तो उसके जी, अंदर इनका वहां तो हम एसआरबी का कर जो देना। पोर्टल है जी। जी हाँ, उसके अंदर तो कर देना हम, नहीं शो ऑफ कर दें। देखें आइरिस डिफरेंट चीज है, एसआरबी डिफरेंट चीज है। अगर आप इनकम टैक्स की बात करें या सेल्स टैक्स की बात इनकम टैक्स। करें, इनकम टैक्स के हवाले, इनकम टैक्स में तो आपको पे करना है। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। अगर और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो आई थिंक आप पूछ लें, उससे पहले हम रैप अप करेंगे सेशन। काइंडली आप अगर फीडबैक फॉर्म भी फिल कर दें, उससे ये होगा आप सबकी डिटेल्स हमारे पास आ जाएंगी, ईमेल एड्रेसेस तमाम पार्टिसिपेंट्स के, और फिर हम आपके साथ रिकॉर्डिंग भी सेशन की शेयर कर देंगे और प्रेजेंटेशन भी। अच्छा, ये सद्दाम साहब आपका एक क्वेश्चन है कि आपने जो है वो ऐड करना है या आपको हार्ड कॉपी भी सबमिट करनी है। जी, आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक उसको सबमिट कर दें, वो सफिशिएंट है। उसमें कोई आपको विटनेस ऐड करके आप उसको सबमिट कर दें, फिजिकल जमा करवाने की कोई आपको ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये इकरा शमशाद की तरफ से क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा इररिलेवेंट क्वेश्चन है। मैं विदहोल्डिंग टैक्स के हवाले से, मैंने पहले भी बताया कि आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डायरेक्ट टैक्सेशन, तो ये मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा 0.25% ऑफ गुड्स का, क्योंकि ये जो है मेरी एक्सपर्टीज में नहीं है इसका, तो गलत कोई चीज ना हो जाए। अच्छा, इसके अलावा ये वेब एचआर से ये जो 20% ऑफ विदहोल्डिंग रूल सेम फॉर 3% एसआरबी टैक्स, बिल्कुल सेम है आपके लिए, वही 20% का रिजीम है। और जिन सर्विसेज पे 100% का रिजीम है वहां पे 100% रहेगा। अभी कहीं भी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया कि ये आपका जो है ना पूरा 100% विथहोल्ड करेंगे, जैसे रेंटिंग को या डिफरेंट एडवर्टीजमेंट वगैरह को किया है, तो उसके अंदर जो है अभी 20% का ही जो लॉ है वो प्रिवेल कर रहा है। ये असद यूनुस साहब नहीं, मैं मेरे जो है ना किसी कॉर्पोरेट एंटिटी सर्कल में किसी ने अभी इसको यूज नहीं किया है, मुझे चेक करना पड़ेगा इसको। मैं एसआरबी से या किसी जगह से चेक करता हूँ कि क्या उसके अंदर हो रहा है फैसला। और जो ये फारूक साहब कह रहे हैं कि फिल फॉर्म नहीं कर पा रहे, वो बिल्कुल इनके कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो सेशन के बाद मैं कम्युनिकेट भी करूंगा एसआरबी के लोगों को। असल में आज एसआरबी में इशू ये हुआ है कि उनके जो मेंबर एसआरबी है उनकी भी अबू धाबी में डेथ हुई है, जो जल गए थे, तो वो शायद एसआरबी जो है ना आज ऑपरेशनल भी नहीं है प्रॉपर। कैसे हैं सर? अभी तक तो नहीं, असल में मैं ना छुट्टियों पर चली गई थी। अच्छा, ये सद्दाम साहब हैं कि जो है ना आप इनवॉइस देते हैं रिड्यूस की और बायर उसको एक्चुअल पे लेता है, तो आप उसको जो है ना बेसिकली नोटिफिकेशन अपना दे सकते हैं कि ये देखें ये मेरी सर्विस है, ये मेरी टैरिफ है और इसके अंदर जो है ना मैं रिड्यूस रेट के ऑप्शन के अंदर मौजूद हूँ, तो उसको मानना पड़ेगा क्योंकि लॉ तो ने ईमेल, प्रिवेल करना है। आप मुझे ईमेल कर सकते हो? तो मैंने ये कहना था कि आपको वो पीओ मिला?
नहीं, इसमें इस तरीके का सिलसिला नहीं होता जैसे एग्जामिशन एफबीआर वगैरह में होता है। वहाँ पे एग्जामिशन के अंदर होता ही है कि आपको थ्रू आईरिस या एफबीआर से आपको इनकम टैक्स में आपको एग्जामिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मौजूद। यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कानून में चीजें लिख दी हैं और वो फिर आपको अपने कस्टमर को एक आप जो है ना लेटर ड्राफ्ट करें और उनको भेज दें कि अंडर दिस लॉ हमने ये ऑप्ट किया है, हम ये फाइल कर चुके हैं फॉर्म एस और हमारे ऊपर रिड्यूस रेट है एप्लीकेबल है। तो इसके अलावा कोई आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि एग्जेम्पशन मिल जाए या रिड्यूस रेट का कोई सर्टिफिकेट आपको मिल जाए। मैंने परसों ही मंगवाया था सर। एक दिन यार यही करा दिया, मुझे लगा कि शायद उसको जी बिल्कुल कर सकते हैं साथ। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साद है, मैं टेकवर्ड्स में फाइनेंस मैनेजर होता हूँ, टेकवर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड में। जी जी साहब। अच्छा, अभी ऊपर सद्दाम गैक्सन साहब का एक क्वेश्चन था, सॉरी नॉट यस, कि हम रिड्यूस रेट पे हैं और वो एक्चुअल रेट पे कर रहा है। तो शायद मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ इसका जवाब सुन के। अगर मैं 3% ऑप्ट करता हूँ तो मेरा इनपुट आउटपुट दोनों 3% होगा, या इनपुट तो बेसिकली वेंडर की मर्जी पे होता है? जी जी, इनपुट तो वेंडर की मर्जी पे होगा। 3% तो सिर्फ आपने चार्ज करना है, वो सॉफ्टवेयर जी जी। कंपनी तो आपको तो वो मिलेगा। लेकिन उसमें होगा ये सिलसिला कि जब आप 3% पे आ जाएंगे तो जो किसी ने अगर आपको फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक है, उन्होंने 17% चार्ज किया अपनी इनवॉइस पे, तो वो फिर आप एडजस्ट नहीं कर सकेंगे। जी जी जी, समझ गया। ठीक है, थैंक यू जी। जी थैंक यू। जी किसी और का क्वेश्चन है तो वो या तो चैट पे लिख दे या बता दे, बात करें। इसकी अभी आपने कोटेशन की नहीं, एक्सपोर्टर्स देखें, इसमें बड़ा एक मुश्किल सी सूरत हाल है हमारे साथ के एक्सपोर्टर्स लायबल टू बी रजिस्टर्ड हैं। सॉफ्टवेयर वाले जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं वो सारी आपकी कॉल सेंटर या आपकी सॉफ्टवेयर हो वो एग्जेम्पशन है आपकी। इन्होंने जिस तरीके से कानून को बनाया है कि उन्होंने कहा है कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, जो जहाँ पे इन्होंने इसको डिफाइन किया 98156000 को कि एग्जेम्पशन का क्राइटेरिया क्या है, तो उससे तो ये लगता है कि आपको रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे ओपिनियन पूछे तो मेरी तो ओपिनियन ये होगी कि रजिस्टर्ड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो इनकी कंप्लाइंसेस को ही भुगतते रहेंगे बैठ के। तो आपकी एक सर्विस एग्जेम्प्ट है तो आप रजिस्टर्ड ना हो, वो होना ना होना बेहतर है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर। इसमें बस थोड़ा सा मैं और क्लैरिटी चाहता हूँ, क्योंकि कुछ कंसल्टेंट्स हमें कहते हैं कि अगर आप 100% एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आप SRB में रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें। वाई? बिकॉज वहाँ पे पिछले साल आपको पता है इनकम टैक्स में जो 100% टैक्स क्रेडिट स्कीम थी, उसमें एक क्राइटेरिया था कि आपने मंथली सेल्स टैक्स रिटर्न्स फाइल की होनी चाहिए इफ़ एप्लीकेबल वहाँ पे है। सही। तो कुछ कंसल्टेंट्स ये कह रहे हैं कि SRB से उन्होंने ओपिनियन लिया है, तो उन्होंने ये ओपिनियन दिया है कि जी एक्सपोर्टर्स अगर 100% एक्सपोर्ट भी करते हैं तो आप रजिस्टर जरूर कराएं। बट मुझे भी लॉ के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं मिली जो कंपेल करती हो या नहीं, लॉ भी यही कहता है जो आपको कंसल्टेंट ने कहा है। अगर आप उसको पढ़ें, आपका जहाँ पे एग्जेम्पशन मौजूद है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। वहां पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर और IT बेस्ड सिस्टम डेवलपमेंट कंसल्टेंट्स सर्विसेज एक्सपोर्टेड एंड डिलीवर्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन्स टू पर्सन्स। यहाँ पे इन्होंने जो एक लफ्ज का इजाफा किया रजिस्टर्ड पर्सन, तो रजिस्टर्ड पर्सन की जो तारीफ ये निकालते हैं सेक्शन 2 के अंदर जो डिफाइन किया है, तो फिर आपको SRB में रजिस्टर्ड होना है इस एग्जेम्पशन को लेने के लिए। लेकिन इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। लॉ तो ये बात करता है, लेकिन हमने जो अक्सर देखा है FBR में भी और SRB के अंदर भी कि आप जब रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना तो तंग करना ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप लॉ की बात करें तो लॉ में इसी तरीके से लिखा है IT कंपनीज के लिए क्या रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप कोर्ट्स के अंदर या डिफरेंट जगहों पे जाएंगे तो वहाँ आपके हक में फैसला आएगा अगर आप रजिस्टर्ड ना भी हुए तो। आपकी शेयर करनी है वो ठीक है, अगर राइट, थैंक यू। थैंक यू जी।
अच्छा सॉरी, इसमें मैं एक चीज जी, ऐड करूंगा। सॉरी, ये बोलिए। जो अभी आपने कहा ना कि रजिस्टर्ड नहीं होना, जो 1% विदहोल्डिंग टैक्स फुल एंड फाइनल है फॉर द एक्सपोर्ट, जी। उसके लिए लाजमी है कि रेलिवेंट टैक्स बॉडी के साथ रजिस्टर भी हो और मंथली सेल टैक्स भी फाइल हो। सो इफ यू वांट टू फाइल दैट, क्लेम दैट, देन यू नीड टू बी रजिस्टर्ड ईदर विद एफबीआर और विद एसआरबी। ये इनकम टैक्स के हवाले से अगर वहां पे उन्होंने कोई चीज ऐसी लिखी है तो बिल्कुल फिर तो होना पड़ेगा, अगर जिन्होंने इसको करना है लेकिन 1% या एक्चुअली 0.25। इनकम टैक्स में भी उन्होंने इफ एप्लीकेबल का वर्ड यूज किया है। इफ एप्लीकेबल किया है, लेकिन अगर अगर ऐसी चीज लिखी हुई है ना तो इफ एप्लीकेबल में फिर ये प्रिवेल आपकी करेगी, ये जहां पे इन्होंने डिफाइन किया है ना आपकी एग्जाम्पशन को, तो ये फिर रजिस्टर्ड पर्सन जो है ना वो फिर प्रिवेल करेगा, तो उस सूरत में फिर आपको करना पड़ जाएगा। राइट। अच्छा, इसमें के इलेक्ट्रिक बिल के हवाले से असद साहब ने पूछा है कि कंपनी के नाम पे ना हो तो क्या हम ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? ये एक थोड़ा सा भी इन्होंने चैलेंज क्रिएट किया है। पहले ये ऐड हो रहा था, अब नहीं हो रहा। वैसे एज पर लॉ जो है ना आप इसको कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल, आपको ये इनपुट मिलना चाहिए। तो अगर किसी का ऐसा नहीं हो रहा तो आप एसआरबी के अंदर लेटर लिखें, उनके जो प्राल का डिपार्टमेंट है और उनके जो मेंबर ऑपरेशन है उनको लिखें, तो ये आपका मसला वो हल कर देंगे। अच्छा, ये बिलाल साहब हैं कि अगर हम 3% को ऑप्ट करें तो क्या हम कोई इशू फेस करेंगे 3% टैक्स फ्रॉम हिज लायबिलिटी? मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन जितना मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि क्या 3% ऑप्ट करेंगे तो क्या वो टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकेंगे 3% से? ये बिल्कुल भी 3% वाला एडजस्टेबल नहीं है, नॉन एडजस्टेबल है। तो कोई एडजस्टमेंट के सवाल पैदा नहीं होता। अगर कोई चीज मैं मिस कर गई हूँ तो बिलाल साहब आप बता दीजिए। मुझे जो सब वो अपना अकाउंट नंबर प्लीज शेयर करें। आई थिंक अगर बाकी और क्वेश्चंस नहीं है तो हम सेशन को रैप अप करते हैं। Thank you so much, Hasan Saab, and thank you so much everyone for attending this session. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मौका दिया और बड़ा अच्छा सेशन था। और मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को आसान लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा सकूं। तो कोई और किसी की कोई चीज हो, ये मैं आप पीपीटी दे दूंगा रिदा को, तो देन आप सबको मिल जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू। Allah Hafiz. Allah Hafiz. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।